Good morning, students. So we are doing chapter 6 geomorphic process, and in that process we have discussed about the endogenic process, and day before yesterday we started about the exogenic process, and in exogenic process we have started weathering, and in weathering we have discussed about the chemical weathering we have discussed. Today we will discuss about the physical weathering. Today we will start about physical weathering. Chemical weathering we have seen due to the chemical reactions. We have seen how rocks are disintegrated. Now we will discuss about the physical factors like temperature or due to climate conditions. What are the changes come in the rocks, that we will discuss through the physical weathering. So what is given? Many of these forces are applied both at the surface and within earth materials leading to rock fracture. अब ये बताया गया कि रॉक्स के ऊपर जो फोर्स है वो अप्लाइड होता है, वो आपका सरफेस के ऊपर से भी होता है और सरफेस के अंदर से, यानी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों हमने पढ़े। थर्मल एक्सपेंशन एंड प्रेशर रिलीज, जो मेन है आपका वो क्या है? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, और ऐसे ही प्रेशर का रिलीज होना। दीज प्रोसेसेस आर स्मॉल एंड स्लो बट कैन cause great damage to the rocks because of continued fatigue. The rocks suffer due to repetition of contraction expansion. अब इसके अंदर कहा गया है कि जैसे जैसे ये प्रोसेस होता है ये स्मॉल एंड स्लो है, धीरे होता है और स्मॉल अमाउंट में होता है, पर ये लार्ज अमाउंट में आपका क्या करता है? डैमेज करता है रॉक्स के अंदर। ठीक है, क्या होता है कि कंटिन्यूअसली रॉक्स के अंदर क्या होता रहता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, यानी रॉक्स का टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इंक्रीज होना, और उसके अंदर क्या है कि जो मिनरल्स है वो एक्सपेंड होते हैं, और उसके बाद में टेम्परेचर कम होता है तो वो वापस आपके श्रिंक हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, और उसके कारण क्या होती है? रॉक्स के अंदर चेंज आता है। तो जैसे आपका इसके अंदर दो बताया गया, एक बताया गया मैकेनिकल वेदरिंग इंक्लूड्स अनलोडिंग। अनलोडिंग का मतलब होता है, लोडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एक स्थान पे रखना, इकट्ठा करना। अनलोडिंग का मतलब जो एक स्थान पे है उसको वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पे ले जाना। फ्रोस्ट एक्शन होता है आपका ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है। जैसे जो रॉक्स के क्रैक्स है उसके अंदर पानी चला गया, रात को टेम्परेचर कम होने से क्या हो गया? वो वहाँ पे आइस बन गया, बर्फ़ बन गई। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? जो डेंसिटी का डिफरेंस है वाटर और सॉलिड और लिक्विड का, उसके कारण क्या होगा? रॉक्स के अंदर जो क्रैक है वो क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, जैसे इसमें दिखाया गया। फ्रोस्ट एक्शन उसी को बोला गया। नेक्स्ट बताया गया रूट वेजिंग। रूट वेजिंग का मतलब क्या बताया गया कि जो प्लांट्स की रूट्स होती है, दे आर ऑल्सो डिसइंटीग्रेटिंग द रॉक्स। रॉक्स के जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो क्या करती है? वो एक दूसरे एरिया में फैलती है, तो फैलने से क्या होगा? उसके आगे जो रॉक्स होगी उसको वो क्या करती जाएगी? क्रैक करती जाएगी, उसको तोड़ती जाएगी। नेक्स्ट टेम्परेचर चेंज, जो मैंने आपको बता दिया है कि टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आने से भी क्या होता है? टेम्परेचर हाई होना, लो होना, उसके कारण भी क्या होता है? रॉक्स के अंदर डिसइंटीग्रेशन होता है। तो ये फिजिकल वेदरिंग के आपके ये प्रोसीजर है, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे। पहला बताया गया अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। तो इसमें क्या कहेगा? रिमूवल ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स लोड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड इरोजन कोज वर्टिकल प्रेशर रिलीज विद द रिजल्ट दैट द अपर लेयर ऑफ द रॉक्स एक्सपेंड प्रोड्यूसिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक मासेज। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि उसके ऊपर कंटिन्यूसली जो इरोजन प्रोसेस हो रहा है, इरोजन का मतलब होता है कटाव होना, टूटना। रॉक्स जो टूट रही है उसका इरोजन जो हो रहा है वर्टिकल प्रेशर के तौर पे, इस तरीके से जो वर्टिकल प्रेशर हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है? वो टूट रही है, और उसकी जो ऊपर की लेयर है, ओवरलेइंग रॉक्स है, ऊपर की जो लेयर है वो क्या हो रही है? इरोज होकर वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो रही है, दूसरे एरिया के अंदर जा रही है। फ्रैक्चर विल डेवलप रफली पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस इन एरियाज ऑफ कवर्ड ग्राउंड सरफेस। आर्क्ड फ्रैक्चर्स टेंड टू प्रोड्यूस मैसिव शीट और एक्सफोलिएशन स्लैब ऑफ रॉक्स। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो फ्रैक्चर्स होंगे वो अगर आर्क्स में है इस तरीके से या राउंड शेप में है, तो वो क्या करेंगे? यहाँ से उस मटेरियल को निकाल कर इस दूसरे एरिया के अंदर जमा कर देंगे, यहाँ से भी निकाल कर इस एरिया के अंदर जमा करवा देंगे। जो ये इस तरीके की डोम शेप बनेगी उस यहाँ से निकले हुए मटेरियल के द्वारा, द शेप विच विल बी मेड हेयर लाइक डोम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन कोई प्रोसेस नहीं है, ये रिजल्ट है। यानी प्रोसेस तो यहाँ पे हुआ अनलोडिंग का, इस अनलोडिंग प्रोसेस से जो रिजल्ट निकला, ये जो डोम शेप बनी, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सफोलिएशन। सो एक्सफोलिएशन इज ए रिजल्ट नॉट प्रोसेस। प्रोसेस तो अनलोडिंग है और एक्सपेंशन है, उसके कारण जो एक शेप बनी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं। एक्सफोलिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपेंशन ड्यू टू अनलोडिंग एंड प्रेशर रिलीज में मेजर हंड्रेड्स और इवन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मीटर एज हॉरिजेंटल एक्सटेंट। यानी इस तरीके से एक हॉरिजेंटल एक्सटेंट बन जाता है उसका, इस तरीके से आपका, ठीक है, फैलाव हो जाना उसका। उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सफोलिएशन डोम बोला जाता है। ये डोम की शेप में होता है, जैसे मंदिर के ऊपर का शेप होता है ना, वैसे डोम उसको बोला जाता है। तो एक्सफोलिएशन डोम इसके कारण बनता है आपका। नेक्स्ट आपका आता है
टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन, यानी टेम्परेचर के अंदर बदलाव होने से क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर मिनरल्स एक्सपेंड, जब टेम्परेचर राइज होगा तो मिनरल क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। टेम्परेचर फॉल्स, कॉन्ट्रैक्शन, वापस वो क्या होंगे, अपनी जो सेम शेप है उसी पे आएंगे। दिस इंटरनल मूवमेंट अमंग द मिनरल्स ग्रेन्स ऑफ द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द रॉक्स टेक प्लेस रेगुलरली, ये आपका जो प्रोसेस होता है राइज मिनरल का एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, उसका छोटा होना, दे ऑल प्रोसीजर आर नोन एंड आपका उसको हम क्या बोलते हैं, आपका उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका ड्राई क्लाइमेट और हाई एलिवेशंस के अंदर ये मेनली होता है आपका। इसमें बताया गया दिस इंटरनल मूवमेंट अमंग द मिनरल ग्रेन्स ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस रेगुलरली, यानी ये जो मूवमेंट है दोनों क्या है, रेगुलरली उस रॉक्स के ऊपर चलते रहते हैं। ये इफेक्टिव कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ये जो बताया गया ना, जो टेम्परेचर का प्रभाव जो है वो आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, वो होता है आपका ड्राई क्लाइमेट के अंदर और हाई एलिवेशन एरिया के अंदर। इन दोनों एरिया के अंदर क्या होता है आपका, इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। यानी फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस जो है वो आपका ड्राई क्लाइमेट और हाई एलिवेशन के अंदर कारण क्या होता है, उसका टेम्परेचर चेंज के कारण होता है। द सर्फेस लेयर ऑफ द रॉक्स टेंड टू एक्सपेंड मोर देन द रॉक एट डेप्थ एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस विद इन द रॉक रिजल्टिंग इन फ्रैक्चर। अब इसके आगे कि जो ऊपर की लेयर्स हैं, जो जैसे ये लेयर्स होगी, इसके ऊपर की जो लेयर है रॉक्स की, इसके ऊपर क्या होता है आपका एक्सपेंशन, जो रॉक्स के ऊपर वो आपका ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ जो नीचे वाली रॉक्स है इसके ऊपर। ठीक है, इससे क्या होता है कि रॉक्स के रिजल्टिंग इन फ्रैक्चर, इसके अंदर क्या पड़ जाएंगे, ऊपर वाली रॉक्स के अंदर फ्रैक्चर आ जाएंगे। ठीक है, इन रॉक्स लाइक ग्रेनाइट स्मूथ सरफेस्ड एंड राउंडेड स्मॉल टू बिग बोल्डर्स, बिग बोल्डर्स, बोल्डर्स का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर जो बन जाते हैं, फ्रॉम ड्यू टू सच एक्सफोलिएशन, यानी इस प्रोसेस के कारण क्या होगा, जो फ्रैक्चर पड़ेगा उसके कारण बड़े बड़े रॉक्स के पार्ट्स बन जाएंगे। उसी को हम क्या बोला गया, टोर्स बोला गया, और उसको पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया, टोर एक्सफोलिएशन। टोर एक्सफोलिएशन, एक डोम एक्सफोलिएशन था पिछले में, इसमें टोर एक्सफोलिएशन है। ठीक है, एक्सफोलिएशन क्या बताया गया है कि जो प्रोसेस हुआ टेम्परेचर और एक्सपेंशन के कारण, जो रिजल्ट निकला जिसके कारण ये बोल्डर्स बनी, उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, उस रिजल्ट को क्या बोला गया, एक्सफोलिएशन। यानी इसमें टोर हो गया, उसमें क्या था आपका, डोम हो गया। तो ये आपका टेम्परेचर चेंज और एक्सपेंशन के कारण था। नेक्स्ट होता है फ्रीजिंग, थोइंग एंड फ्रोस्ट वेजिंग। ये होता है आपका टेम्परेचर जब लो हो जाता है जिसके कारण आइस बनती है, फॉर्मिंग ऑफ आइस, बर्फ बनती है, उसके कारण ग्रोथ ऑफ आइस विद इन पोर्स और एंड क्रेक्स ऑफ रॉक्स ड्यूरिंग रिपीटेड साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। यानी जैसे ये इसके अंदर दिखा रखा है, ये डायग्राम बना हुआ ना छोटा सा, इसके अंदर आपने देखा होगा ये जो है इस एरिया के अंदर क्या हुआ आपका, रात को दिन के अंदर इसमें पानी जमा हो गया, रात को जैसे ही ठंड हुई तो ये क्या हो गया आपका, इसके अंदर ये आइस में कन्वर्ट हो गया। तो आइस में कन्वर्ट हुआ तो इसकी डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों बढ़ गई, इसलिए क्या हुआ, ये एरिया ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो फ्रैक्चर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर दिन के अंदर दोबारा ये टेम्परेचर राइज होगा तो दोबारा मेल्ट हो जाएगा, तो फिर दोबारा वो उसका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी वो डेंसिटी वो कम हो जाएगी। यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, इस प्रोसेस के कारण क्या होता है, रॉक्स के अंदर डिसइंटीग्रेशन आता है। अगला आता है सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट वेदरिंग क्या होता है आपका, साल्ट्स इन रॉक्स एक्सपेंड ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। मैनी सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड बेरियम हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपेंड। अब क्या होता है, जब बारिश होती है ना, व्हेन रेन इज कमिंग, जब बारिश आती है तो उसके साथ में बारिश में भी क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं। तो जैसे बारिश आएगी, बारिश आने के बाद में वो मिनरल्स साथ में क्या चले जाएंगे, उस रॉक्स के ऊपर चले जाएंगे। बट जैसे ही बारिश के बाद में जैसे मॉइस्चर कम होगा तो जो उस रॉक के अंदर मॉइस्चर था या जो उस मिनरल्स के साथ में मॉइस्चर था वो तो क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेशन हो जाएगा। और उस इवेपोरेशन होने के बाद में मिनरल्स का तो इवेपोरेशन नहीं होता ना, इवेपोरेशन किसका होता है, सिर्फ वाटर का होता है। तो इवेपोरेशन होने के कारण क्या हुआ कि वाटर तो वहाँ से निकल गया, बच क्या गए मिनरल्स। वो मिनरल्स क्या करेंगे, उन रॉक्स के ऊपर एक्सपेंड करेंगे, उसमें फैलेंगे वो, और वो फैलेंगे तो उसके कारण क्या होगा, उनके अंदर रिएक्शंस होगी अदर मिनरल्स के साथ में, और उसके कारण क्या हो जाएगा, वो रॉक्स है वो आपकी टूट जाएगी। तो ये प्रोसेस आपका सॉल्ट वेदरिंग का बताया गया। जब बारिश होगी, बारिश के बाद में जो इवेपोरेशन प्रोसेस से आपका जो वाटर है वो तो मॉइस्चर वापस चला जाएगा, और जो रॉक्स के ऊपर आपका मिनरल सॉल्ट बच गया, या जो सॉल्ट के अंदर आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम बताया गया, जब ये उसके ऊपर बचे रहेंगे तो ये एक्सपेंशन करेंगे, और उसके कारण क्या होगा आपका, वो रॉक्स को तोड़ देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे एरिया के अंदर हम पानी लगाते हैं जिसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, जैसे ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद में उसमें क्या होता है, उसके ऊपर एक वाइट कलर की आपको परत दिखाई देगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पानी का जो मॉइस्चर था वो तो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, और वो वाइट कलर का जो सॉल्ट था, नमक था, मिनरल था, वो वहीं पे रह गया। तो ऐसे ही रॉक्स के ऊपर होता है फिर। ठीक है, इसके बाद में जैसे ये आपका इसमें दिखाया गया, ये देखो ये प्रोसीजर दिखाया गया इसके अंदर। जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद में जैसे पानी इसके अंदर जमा हो गया, फिर इसके अंदर क्या हुआ कि जो पानी के अंदर से जो आपका वाटर था वो तो इसमें
जो मिनरल्स थे वो रह गए और वाटर था वो क्या हो गया, वो इवेपोरेट हो गया। जिसमें लिखा हुआ ना इवेपोरेशन लीव साल्ट क्रिस्टल्स बिहाइंड, यानी इवेपोरेशन होने के बाद में ये आपके बच गए और लास्ट में क्या हो जाएगा, वो रॉक्स बिल्कुल आपकी इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। इसको क्या बोला था, रेगोलिथ, इसको बोला गया रेगोलिथ। तो ये पहले वाटर, बारिश का पानी इसके अंदर रॉक्स के अंदर जमा हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इवेपोरेशन होने के बाद में साल्ट जो मिनरल्स था वो बच गया और उसके कारण क्या हो गया, ये रॉक्स इस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गई। ये साल्ट वेदरिंग वाला आपको बताया गया इसके अंदर, ठीक है। अब आता है बायोलॉजिकल, ये तो था फिजिकल आपका। नेक्स्ट विल कम बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा जो आपका रॉक्स को डिसइंटीग्रेशन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें बताया ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हैं उनका ग्रोथ होगी, ठीक है, या जो एनिमल्स हैं उनका मूवमेंट होगा, उसके कारण क्या होगा, रॉक्स के अंदर डिसइंटीग्रेशन होगा। जैसे आपका बरोइंग एंड वेजिंग बाई ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, रोडेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने चूहे देखे हैं, उनको रोडेंट बोला गया यहाँ पे। टर्माइट दीमक होती है, अर्थवॉर्म्स जो आपके केंचुए होते हैं, ये अर्थ के अंदर क्या करते रहते हैं, इसके अंदर आपका बरोइंग, ये अपनी जो उसको निकालते रहते हैं मिट्टी को वहाँ से। तो इसके कारण क्या होता है कि ये आपका उसके अंदर जो मॉइस्चर है, एयर है, उसको डिफरेंट उसके अंदर करते रहते हैं, क्योंकि अंदर मॉइस्चर था वो बाहर आ गया तो वो सूख गया इसका मॉइस्चर। तो इसके कारण क्या होता है, वो रॉक्स के अंदर वो भी आपका क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ह्यूमन बींग्स बाय डिस्टर्बिंग वेजिटेशन, प्लाविंग एंड कल्टिवेटिंग सॉइल। अब आप ह्यूमन बींग का देख लो, वेजिटेशन उगाता है वो, उसके अंदर वो प्लाविंग हल चलाता है और उसके अंदर कल्टिवेट करता है सॉइल को। तो उसमें भी क्या होता है आपका, उसमें जो पहले रॉक्स वगैरह मिनरल्स जो थे उनको इधर उधर करता है वो। प्लांट्स और एनिमल्स का जो आपका डिके होता है, यानी डेथ के बाद में जब वो बॉडी उसके अंदर आपका जो सोयल है उसके साथ में मिलेगी, तो उसके अंदर आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के कारण उसमें बदलाव आएगा। नेक्स्ट कहा गया कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो क्या करती है, वो अर्थ के अंदर मटेरियल है उसके ऊपर प्रेशर डालती है, उसको तोड़ती है। जैसे आपकी अर्थ इनसाइड में जो रोक आपको देखा हुआ जड़ें, वो काफ़ी इस तरीके से फैल जाती है, इस तरीके से। तो फैलेगी तो वो क्या करेगी, इस एरिया के अंदर जो भी आपका मटेरियल है उसको उसके अंदर वो डिसइंटीग्रेशन रॉक्स के अंदर करेगी। तो ये आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गया वेदरिंग का। नेक्स्ट आपका है बायोलॉजिकल के बाद में एक्सफोलिएशन क्या था। वो एक्सफोलिएशन थोड़ा सा डिटेल में इसमें थोड़ा बताया गया। एक्सफोलिएशन इज ए रिजल्ट बट नॉट ए प्रोसेस। एक्सफोलिएशन क्या है, कि आपका रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अनलोडिंग के अंदर यहाँ से जो मटेरियल रिमूव होकर यहाँ पे इस तरीके से आर्क की शेप में जमा हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सफोलिएशन बोलेंगे, ठीक है, एक्सफोलिएशन डोम्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ था, ये तो प्रोसेस था अनलोडिंग, तो इसके कारण रिजल्ट क्या हुआ, आपका एक्सफोलिएशन हुआ। ऐसे ही आपका उसके अंदर बताया गया था रॉक्स का टूटना और वो बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। तो ये बड़े बड़े पार्ट्स जो बनकर ये बने, इसको बोला गया था टोर एक्सफोलिएशन, यानी ये आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। तो ये इसके अंदर बताया गया है कि फ्लैकिंग ऑफ और मोर लेस कर्व्ड शीट ऑफ शेल ओवर रॉक्स और बेड रॉक रिजल्ट इन स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस। एक्सफोलिएशन कैन ऑकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर चेंज के कारण इसके अंदर बदलाव आता है और वो इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आपका आता है सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, यानी वेदरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। वेदर हमारे लिए ये वेदरिंग प्रोसेस है, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जो अगला जो हम पढ़ेंगे मास मूवमेंट और आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इरोजन डिपोजिशन, वो सारे के सारे किस कारण आते हैं, दे आर ओनली ड्यू टू दिस प्रोसेस। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, यानी वेदरिंग जो प्रोसेस है उसी के ऊपर क्या करता है, आपका मास मूवमेंट और आपका जो आपका इरोजन और डिपोजिशन है वो डिपेंड करता है। यानी वेदरिंग प्रोसेस होगा तभी क्या होगा, आपका मास मूवमेंट होगा और आपका इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा। तो इंपॉर्टेंस क्या बताई गई है, फॉर्मेशन ऑफ रेगोलिथ। रेगोलिथ वो जो आपको बताए थे मैंने, जो साल्ट के कारण क्या हुआ था, रॉक्स इस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गई थी, तो उसको बोला गया था रेगोलिथ। सॉइल इरोजन एंड मास मूवमेंट, ये मैंने आपको बता दिया कि सॉइल इरोजन और मास मूवमेंट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वेदरिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। बायोमास एंड बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल्स। अब वेदरिंग प्रोसेस होगा उसी के अंदर आपको बायोडाइवर्सिटी जो है उसी के कारण मिलेगी, क्योंकि रॉक्स की टूटेगी तभी उसके अंदर सॉइल बनेगी और सॉइल बनने से क्या होगा, आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके मिनरल्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स वहाँ पे आपके होंगे। एड मास वेस्टिंग इरोजन एंड रिडक्शन ऑफ रिलीफ, ये आपका होता है। एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स आयरन मैग्नीज एल्यूमिनियम कॉपर, ये वेदरिंग के कारण ही आपको क्या बनते हैं, ये मिनरल्स के बनने का प्रोसेस होता है। आयरन मैग्नीज एल्यूमिनियम कॉपर, इनका मिनरल्स का बनने का प्रोसीजर भी इसी पे डिपेंड करता है। तो ये आज हमने पढ़ लिया, वेदरिंग कंप्लीट हो गया हमारा। अब लास्ट 2 टॉपिक्स रिमेन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वेदरिंग मास मूवमेंट एंड
erosion deposition. Okay, so thank you, have a nice day. You will read it and try to understand.